Good morning, students. Hope you all are fine and safe at your homes in this pandemic situation. So, let us start our topic. Our today's topic is soil and water conservation. Soil and water conservation जो है वो है हमें सॉइल को किस चीज से कंजर्व करना है वो है इरोजन जिससे हमें सॉइल को कंजर्व करना है वो होती है इरोजन और इन दोनों के सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो है उनके ऊपर बेस करके इसको कंजर्व किया जाता है। ठीक है जी, अगर हम बात करें कि हम सॉइल को कंजर्व क्यों कर रहे हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इरोड ना हो जाए, इन एक्सेस वो इरोड ना हो जाए। और दूसरी चीज है पानी को हम कंजर्व इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे वाटर टेबल में वाटर जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होते जा रही है एज पर हमारा यूज जो है दैट इज इंक्रीजिंग and the water table is going down day by day. So in order to maintain the water table stability, we have to conserve the water. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो ये सॉइल कंजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आया, क्या है इसका डेफिनेशन वगैरह। लेट्स टॉक अबाउट इट। सॉइल कंजर्वेशन होता है बच्चे मेंटेन करना सॉइल की अपर लेयर को। Soil conservation is defined as the control of soil erosion in order to maintain agricultural productivity. कि हमें soil erosion को control करना है ताकि जो हमारी productivity है वो बनी रहे। अब वो productivity ऐसे हमारी बनी रहती है कि अगर हम properly सॉइल को यूज करेंगे, उसके टॉप लेयर में से न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं हो जाने देंगे तो उससे क्या होता है हमारी जो सॉइल है वो कंजर्व होके रहती है। Soil erosion is often the effect of many natural causes such as water and wind. There are also some human factors which increase the rate of soil erosion such as constructions, cultivations and other activities. Some may argue that since it is a natural process, soil erosion is not harmful. The truth is that with the removal of top layer of soil, the organic matter and nutrients also be removed. मतलब इसमें है क्या ये बोलते कि आपका जो सॉइल इरोजन है वो सिर्फ नेचुरली नहीं होता है, उसके कुछ और कॉजेज, नेचुरल कॉजेज तो है विंड एंड वाटर, पर उसके अलावा जो सॉइल इरोजन है वो मैन मेड भी है। मैन मेड इसलिए है क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन साइट से जो है ग्रासेस वगैरह ट्रीज वगैरह हटा देते हैं जिससे कि हमारा वो लैंड जब तक हम कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट कर रहे तब तक वो खाली हो जाता है और वैसे भी उसके आसपास का एरिया जो है वो खाली रहता है तो वहां से जो है इरोजन बहुत इजीली हो जाती है। तो ये है मैन मेड कॉज। और क्या कॉज है कि हम कल्टीवेशन जब करते हैं तो हम लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे प्लोइंग और टेलिंग करते हैं लैंड की, जहां से सॉइल लूजन हो जाता है और उसको विंड और वाटर के साथ मूव करना बहुत इजी हो जाता है। मतलब विंड और वाटर जो है उसको इजीली वहां से हटा के टॉप सॉइल को रिमूव करके लेके जा सकते हैं क्योंकि उनके पास जो है जब सॉइल लूजन हो गया तो उनकी इंटेंसिटी तो ज्यादा होगी, पर जो हमारा वो है सॉइल है वो लूजन हो जाएगा जिसकी वजह से वो इजीली मूव कर जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर जहां तक ये नेचुरल प्रोसेस रहे वहां तक इरोजन जो है वो ठीक है, बट इट इज नॉट ओके क्योंकि जब हमारा टॉप सॉइल उड़ रहा है, चाहे वो नेचुरल कॉज से उड़ रहा है चाहे वो मैन मेड कॉज से उड़ रहा है, वो है तो हार्मफुल ही बिकॉज विद टॉप सॉइल रिमूवल the nutrients and organic matter present in it also moves away, also transferred to some other place, जिसकी वजह से क्या हो जाता है
जिसकी वजह से हमारे जो सॉइल में जो भी हम कुछ ग्रो करने की कोशिश करेंगे वो ग्रो नहीं हो पाएगा। वो ग्रो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पे जब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के साथ साथ वहां पे जो नीचे हार्डन सरफेस होता है, हालांकि ऊपर वाले टॉप सॉइल में जो होता है वो लूजन सरफेस होता है, पर सब सॉइल जो होती है थोड़ी हार्ड होती है कंपैरेटिवली। सो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है सॉइल कंजर्वेशन के, क्या ऑब्जेक्टिव्स है? नंबर वन इज द प्रमोशन ऑफ प्रॉपर लैंड यूज। प्रमोशन ऑफ प्रॉपर लैंड यूज, जिसका मतलब है कि हम लैंड यूज को प्रॉपरली यूज करें, उसको मिसयूज ना करें। हम अपने लैंड को जब यूज कर रहे हैं तो उसको एक वेल मेंटेन्ड मैनर में यूज करें। ऐसा नहीं हो कि वहां से इरोजन होती रहे और हमारा कुछ ध्यान ही ना जाए। तो इसी वजह से हमें जो लैंड को यूज करना है वो प्रॉपरली करना है, कायदे में रह के करना है। So second point is prevention of soil erosion and restoration of fertility of eroded land। मतलब क्या है, हमें सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना है और रिस्टोर करना है उसकी फर्टिलिटी को। जहां से इरोजन हो चुकी है मान लीजिए, उसको हमें आगे होने से रोकना है एक तो। दूसरी चीज हमें वहां पे जो है वो उस लैंड में न्यूट्रिशन डालनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्टिलिटी वापस आ जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी फर्टिलिटी। थर्ड इज सॉरी थर्ड इज मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। वही चीज कि हमें अगर सॉइल फर्टिलिटी हमने रिस्टोर कर ली है तो हमें उसे मेंटेन भी करके रखना है। सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन भी करके रखना है। अगर हमने उसको रिस्टोर कर लिया है तब उसको आगे हम जो है रिस्टोर करके फिर उसको मेंटेन भी रखेंगे। Then next is reduction of water runoff and regulation of water resources। मतलब क्या है, हमें अच्छे से ड्रेनेज चैनल बना देने हैं उसके आसपास, ताकि जो हमारा रन ऑफ रेट है वो रिड्यूस हो जाए, रन ऑफ इतना ज्यादा ना हो हमारे फील्ड से। और दूसरी चीज क्या है, हमें वाटर रिसोर्सेज को रेगुलेटेड मैनर में यूज करना है, प्रॉपरली यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है उसको। नेक्स्ट इज prevention of water and land pollution caused by carried off soil and debris। जो हमारा वाटर और लैंड पॉल्यूशन है वो सॉइल को और डेब्रिस को गंदा कर देता है, मतलब सॉइल के ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको खराब कर देता है। हमें उसको खराब नहीं होने देना है, हमें उसको बचा के रखना है। इसलिए बचा के रखना है क्योंकि अगर हमारी टॉप लेयर ही खराब हो जाएगी तो वहां पे कल्टीवेशन या वेजिटेशन होने का कुछ सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए हमें उसको प्रॉपरली मैनेज करके रखना है। तो नेक्स्ट है एनफोर्समेंट ऑफ सेफ ड्रेनेज एंड इरिगेशन ऑन स्लोपी लैंड। मतलब हमें सेफ ड्रेनेज चैनल्स जो है वो बनाने हैं और प्रॉपरली उसे इरिगेट करना है ताकि हमारी इरोजन जो है वो ना हो आगे। फिर है प्रिवेंशन ऑफ विंड इरोजन। विंड की वजह से जो इरोजन होती है हमें उसको भी रोकना है, जैसे विंड ब्रेक्स वगैरह लगा देते हैं हम, ट्रीज बड़े बड़े प्लांट कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो विंड ब्रेक है वो हो जाती है। अब सॉइल इरोजन समझ लीजिए, सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन होता है बच्चे डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, देन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, देन इट्स डिपोजिशन टू सम अदर प्लेस। मतलब सॉइल जो है उसके पार्टिकल्स एक जगह से डिटैच हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, फिर तीसरी जगह पे जाके जो है डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, एक नई लेयर वो कहीं और जाके बनाएंगे, अपनी जो उसकी मेन लेयर है उसको छोड़ के
they go and make a new layer at some other place. Basically, detachment is the dislodging of the soil particles from the soil mass by erosive agents. In the case of water erosion, major erosive agents are impacting raindrops and runoff water flowing over the soil surface. Transportation is the entertainment and movement of detached soil from their original location. Sediments move from the upland sources through the stream system, and may eventually reach the ocean. Not all the sediment reaches the ocean. Some are deposited at the base of the slopes, in reservoirs, in floodplains along the way. Erosion is the most almost universally recognized a serious threat to human well-being. A serious threat to human well-being. Erosion reduces the productivity of cropland by removing and washing away of plant nutrients and organic matter. मतलब क्या है कि ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि जो अपनी जगह से सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो मास पार्टिकल्स से अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद विंड या वाटर जो एजेंट कोई भी है वो उनको अपने साथ ले जाएगा ट्रांसफर करके टू सम अदर प्लेस। वो फिर डिपॉजिट हो जाएंगे एट सम अदर प्लेस, जिसकी वजह से क्या होता है कि टॉप लेयर में से न्यूट्रिएंट्स जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि टॉप सॉइल में ही न्यूट्रिएंट्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि जब आपका ये खत्म हो जाएगा, आपकी टॉप सॉइल चली जाएगी, तो आपके न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं उसकी वजह से। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको उसको मैनेज करके रखना है, आपको अपने सॉइल को इधर उधर नहीं जाने देना है। वो अब आप कैसे करते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आप उसको कैसे यूज करते हो ये आप पे निर्भर करता है, पर मतलब जो है कि आपको उसको मैनेज करके ही रखना है फॉर श्योर। ठीक है, और दूसरी चीज ये आजकल जो है एक यूनिवर्सली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक सबसे बड़ा थ्रेट बन गया है सॉइल इरोजन का, क्योंकि इससे हम क्या है, हम पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। जब हमारी कल्टीवेशन नहीं होगी, खाना नहीं मिलेगा प्रॉपरली, खाना नहीं मिलेगा, ना पैसा आएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, हमारे जो वेलबींग के लिए है वो एक मुसीबत है, एक टू मच डिफिकल्ट टास्क है वो हमारे लिए। तो हमें क्या करना है, हमें उसको रोकना है। और जो सॉइल है बच्चे वो सीधा मतलब ओशंस में चला जाता है, कुछ तो कुछ स्ट्रीम्स में रह जाता है, कुछ रास्ते में रह जाता है, कुछ स्लोप्स के जस्ट नीचे रह जाता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जो सॉइल है वो इधर उधर चले जाता है। सबसे ज्यादा जो लैंड डिग्रेडेशन हुई है वो हुई है यूरोप में, यू कैन सी इन दिस ग्राफ। फिर है अफ्रीका, एशिया में भी है, साउथ अमेरिका में भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है। पर सीवियर ज्यादा सबसे ज्यादा कहाँ हुई है डिग्रेडेशन, सबसे ज्यादा वैसे यूरोप में हुई है, पर जो एक्सट्रीम डिग्रेडेशन है वो हुई है अफ्रीका और एशिया में। नंबर 1 पे है अफ्रीका और नंबर 2 पे है एशिया। तो इन दोनों में जो है सीवियर डिग्रेडेशन हुई हुई है, एक्सट्रीम टू मच एक्सट्रीम जो है वो डिग्रेडेशन वहां पे हो चुकी है। आगे है जी।
मैं आपको अभी पहले आपको मेथड्स बताने से पहले ये बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी जो डिग्रेडेशन है किस किसने कर दी है। इरोजन बाय विंड एंड वाटर, पहले अगर बात करें विंड और वाटर से इरोजन हो जाने की, तो हमारे पास है 144.12 मिलियन हेक्टेयर एरियाज जो कि अफेक्ट हुआ है बाय वाटर एंड विंड इरोजन, जिसमें से 69 मिलियन हेक्टेयर जो है वो बहुत क्रिटिकल है, मतलब उसकी सिवियरिटी जो है वो सबसे ज्यादा है, मच मोर सीवियर है वो। वेराज बाकी का जो एरिया है वो भी क्रिटिकली डिग्रेडेड है, बट स्टिल उसमें कुछ हो सकता है कि धीरे धीरे उसको हम देख लेंगे। विंड इरोजन जो है वो किस किस एरियाज में सबसे ज्यादा होती है, ये है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में, और ये सिवियरिटी जो है होती है इसकी काफी ज्यादा होती है यहाँ पे। फिर है गलीज और रिवाइंस की, अगर बात करें आपको आगे आएगा गलीज और रिवाइंस, वो भी बताऊंगी मैं। फिलहाल आप एरिया देख लीजिए कितना एरिया है इसके अंडर। अबाउट 4 मिलियन हेक्टेयर जो है वो गलीज में और रिवाइंस में आ गया है पूरी कंट्री में, और ये है कवरिंग अबाउट 12 स्टेट्स, मतलब 12 स्टेट्स में जो है गली इरोजन से बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। ये स्टेट्स हैं यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, और हो गया, ये 4-5 स्टेट्स है। फिर है हिमालयाज में भी और डेक्कन प्लेट्यू में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है गलीज और रिवाइंस की। फिर उसके बाद है टॉरेंट्स एंड रिवराइन लैंड्स। अब टॉरेंट्स और रिवराइन लैंड में कितना एरिया आया है हमारी कंट्री में, वो है 2.73 मिलियन हेक्टेयर। ये जो है एरिया इतना अफेक्ट किया है किसने, टॉरेंट्स और रिवराइन लैंड्स में। इसमें क्या है कि हमें इतने प्लेन्स में ये ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जो ऊपर से जो आके डिपॉजिट हो जा रहा है इन द प्लेन्स। अब वाटर लॉगिंग जहाँ पे मतलब स्वैम्पी एरिया होता है, वाटर स्टेग्नेशन हुई रहती है, वो उसमें कितना एरिया आया है, 8.53 मिलियन हेक्टेयर। पूरी कंट्री में वाटर लॉगिंग ने कितने एरिया को खराब किया है, 8.53 मिलियन हेक्टेयर। और ये कहाँ कहाँ है, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला, पंजाब एंड हरियाणा। फिर है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बच्चे वो होती है जब हम अपनी एक जगह के पे हम कल्टीवेशन करते हैं फॉर फ्यू इयर्स, मतलब 4 to 5 years, 3 to 4 years, हम कहीं एक जगह पे जो है खेती करते हैं, फिर उसके बाद हम उस लैंड को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जो खाली लैंड होता है वहां पे जाके कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं। ये वैसे होता था पुराने टाइम में, पर अभी भी कुछ एरिया जो है वो इसके अंडर है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ने हमारा कितना एरिया जो है वो खराब कर दिया है, वो हम देखेंगे। हाँ जी, इसमें सिर्फ 2 स्टेट्स आई है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इसलिए इतना ज्यादा एरिया नहीं है इसका, कम ही एरिया है। अब जहाँ पे सलाइन सॉइल्स हैं वो कितना एरिया है, दैट इज 5.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया इज अफेक्टेड बाय प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स या फिर सलाइन सॉइल्स। ये कौन से एरियाज में है, ये है राजस्थान, गुजरात, ठीक है, इन जगहों पे बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है जी, गोवा, पौंडीचेरी, ये जो एरियाज हैं जिनमें के दिक्कत आई है हमें इसकी सलाइन सॉइल की, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स जो है प्रेजेंट है वहां पे। फिर है फ्लड्स और ड्रॉट्स। अब फ्लड्स और ड्रॉट से कहाँ एरिया जो है
का खराब हुआ है, ये है हमारा 150 मिलियन हेक्टेयर लैंड इज प्रोन टू फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। ठीक है, ये होता है राजस्थान और गुजरात में। गुजरात में बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं और राजस्थान में बहुत ज्यादा ड्रॉट प्रोन एरिया है। अब हमें क्यों बचाना है, सॉइल को क्यों कंजर्व करना है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सॉइल को हमें इसलिए कंजर्व करना है क्योंकि सॉइल को कंजर्व करके ही हम अपनी जो है न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने न्यूट्रिएंट्स को तभी कंजर्व कर पाएंगे अगर हम अपने सॉइल को कंजर्व करेंगे। तो वो एक रीजन है कि हम अपने सॉइल को कंजर्व करेंगे तभी हम अपने न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व कर पाएंगे। अब है जी, पहला है हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल इरोजन को। पहला है बच्चे, टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ bare soil it is important to maintain a vegetation cover especially in the most vulnerable areas, those with steep slopes in dry season or periods of very heavy rainfall. Sorry, कहाँ थे हम? Those with steep slopes in a dry season or periods of very heavy rainfall. For this purpose, only partial harvesting forests and the use of seasonally dry or wet areas for pasture rather than arable agricultural land should be permitted. मतलब क्या है जी, क्या हमें जो हमारा सॉइल है उसको हम वेजिटेशन कवर देके, वेजिटेशन कवर प्रोवाइड करके, कि उसको हमें खाली नहीं छोड़ना है, वहां पे हमें वेजिटेशन लगाए रखनी है। ठीक है, क्यों लगाए रखनी है? क्योंकि हमें उसको, अगर वेजिटेशन होगी तो उसकी जो रूट्स है वो उसको हेल्ड करके रखेंगी, उसको होल्ड करके रखेंगी, जिसकी वजह से क्या है, वो उड़ के इधर उधर नहीं जा पाएगा। तो हमें क्या है कि हमें ये अपनी वेजिटेशन को, जो बैरन लैंड है वहां पे उसको रोक के मतलब बैरन लैंड पे हमें वेजिटेशन कवर जो है वो प्रोवाइड करना ही है। ठीक है जी। सेकंड वन है, when intensive cultivation takes place, farmers should follow crop rotation in order to prevent the soil and plowed in vulnerable areas, control plowing around the hillside rather than down the hillside. Should be used careful management of irrigation to prevent the application of too much or too little water will be helpful to reduce the problem of soil salinity development. मतलब क्या है, हम क्या कर सकते हैं? हम एक तो पहले है ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम हम इसलिए प्रोवाइड करेंगे क्योंकि अगर वहां पे ड्रेनेज सिस्टम होगा तो रन ऑफ का खतरा कम हो जाता है एक तो। दूसरी चीज है, जब हम लैंड प्रेपरेशन करते हैं तो वो हमें जल्दी से जो लैंड प्रेपरेशन है वो खत्म कर लेना है। वो हमें इस वजह से जल्दी खत्म कर लेना है क्योंकि अगर हम उसको लैंड प्रेपरेशन को जितना जल्दी खत्म करके वहां क्रॉप सो कर देंगे उतना ही कम रिस्क हो जाएगा हमें हम इरोजन होने का। तो इरोजन को रोकने के लिए हमें लैंड को टाइमली प्रिपेयर कर लेना है, ज्यादा टाइम जो है वो नहीं लगाना है। तो वैसे क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने लैंड को बचा सकते हैं। तो आगे है, कंस्ट्रक्शंस वगैरह जब हम करते हैं तो हमें स्टीप स्लोप्स वाले एरियाज पे कंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं करनी है, क्योंकि अगर वहां से हम सॉइल कवर हटाएंगे तो वहां ज्यादा खतरा रहता है स्टीप स्लोप्स पे, कि हम स्टीप स्लोप्स पे खतरा बढ़ जाता है कि हमारे वहां पे इरोजन जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद है, हम ऐसी क्रॉप स्पीशीज चूज करें जो कि हमें सॉइल इरोजन से बचाती है, जो कि हमारे सॉइल इरोजन को रोकती है। हम ऐसी
वैरायटीज चूज करें, हम ऐसी क्रॉप्स यूज करें जिनका डीप रूट सिस्टम है और जो होल्ड करके रख सकती है सॉइल को। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि हम टेरेसिंग कर सकते हैं, कॉन्टूरिंग कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस हम करके भी जो सॉइल को बचा सकते हैं। फिर है वाटर कंजर्वेशन। अब बात करेंगे जी वाटर कंजर्वेशन की। वाटर कंजर्वेशन क्या होता है? वाटर कंजर्वेशन होता है कि पानी को बचा के रखना। ठीक है, इट इज द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर टू रिड्यूस इवेपोरेशन और वेस्ट टू मेक वाटर अवेलेबल व्हेन एंड वेयर नीडेड। मतलब कि पानी को हमें इसलिए बचाना है कि जब और जहां हमें पानी चाहिए होगा वहां पे हम जो है पानी को यूज कर सकते हैं। तो हमें पानी को बचा के रखना है। अब हम कौन सी चीजें हैं जिसको हम पानी से, मतलब कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम बचा के पानी को करेंगे? पहला जो है इम्प्रूव ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर प्लांट यूज। जैसे कि हम सबको पता है कि प्लांट यूज के लिए हमें जो पानी है वो मोस्ट रिक्वायर्ड होता है। वो इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि पानी के साथ ही अगर उसको प्रॉपर मॉइस्चर मिलेगा तभी हमारी क्रॉप ग्रो करती है। अदरवाइज बिना मॉइस्चर के हमारी क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं करती है। तो इसीलिए हमें पानी जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो पहला तो है कि प्लांट यूज के लिए हमें पानी को बचाना है। ठीक है जी। दूसरी चीज है हाइड्रो पावर जनरेशन। हम पावर भी जनरेट करते हैं पानी से। तो वो पानी से जब हमें पावर जनरेट करना है तो उसके लिए भी हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो बिजली बनती है हमारी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, वो कैसे चलेंगे? वो पानी से ही चलेंगे। अगर हमारे पास पानी ही नहीं होगा तो वो पावर प्लांट्स, जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, वो कहाँ से वर्क करेंगे? तो ये हो गई दूसरी चीज। फिर आगे है थर्ड पॉइंट, इरिगेशन। इरिगेशन के लिए भी हमें वाटर रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें उसको इरिगेट करना है प्रॉपरली तो उसके लिए भी हमें उसमें पानी चाहिए होता है। हम अपनी क्रॉप को इरिगेट कैसे करते हैं? हम अपनी क्रॉप को पानी से ही इरिगेट करते हैं। तो उस इरिगेशन के लिए पानी रिक्वायर्ड होता है। पानी से क्या होता है? पानी के थ्रू कैसे मतलब हमारा ये जो सॉइल लॉस होता है, जब हाई इंटेंसिटी की रेनफॉल आती है या फिर जब हाई इंटेंसिटी से वाटर जो है मूव करता है, फ्लो करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाता है, रन ऑफ हो जाता है। तो हमें उस रन ऑफ को रोकने के लिए क्या करना है? वाटर चैनल्स भी बनाने हैं। वाटर चैनल्स बनाने के साथ साथ हमें जो है बंड्स वगैरह भी बनाने हैं। ठीक है जी। ड्रेनेज चैनल्स, वाटर कंजर्वेशन चैनल्स, वो सारे जो है हमें मैनेज करने हैं ताकि हम जो है पानी का जो बहाव है उसको रोक पाए। तो ये है हमारा वाटर कंजर्वेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बाद है मेथड्स। अब किन किन मेथड्स को यूज करके हम अपने वाटर को कंजर्व कर सकते हैं या वाटर के साथ होने वाले लॉस को हम रोक सकते हैं? वाटर के लॉस को रोकने के लिए पहला है हमें ऐसे वाटर चैनल्स बनाने हैं, ऐसे टैंक्स बनाने हैं, रेजर्वायर्स बनाने हैं जिससे कि हमारी जो है इरोजन जो है वो ना हो सके। ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा वाटर कंजर्वेशन करने का पहला। दूसरा, हमें बंडिंग्स बनानी है, ऐसे इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जिससे कि हमें पानी हमारा जो है वो बाहर ना जाए। फिर हमें क्या करना है? इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो हिली एरियाज पे, स्लोप स्पेस जो ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है उसकी,
क्योंकि स्टीप स्लोप पे जो है इरोजन है वो ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। तो इसीलिए हमें जो है स्टीप स्लोप पे ये इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज्यादा चाहिए होते हैं। और दूसरा, रेजर्वायर टैंक्स हम वहां पे बनाएंगे जहां पे हमारा रन ऑफ वाटर मूव करके जा रहा होगा, क्योंकि उसकी मूवमेंट को हम जब रोकेंगे तो उसके साथ जो है हमारी मिट्टी भी रुक जाती है और हम उसी मिट्टी को दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो टॉप सॉइल को हम दोबारा से फील्ड में यूटिलाइज कर लेंगे। फिर उसके बाद है जी, हाँ जी, उसके बाद है हमारा टिलेज ऑपरेशंस। हम वहां पे इम्प्रूव्ड टिलेज ऑपरेशंस करेंगे, जैसे कि रिज फॉर्मेशन करेंगे। इससे क्या होगा, रिज फॉर्मेशन से होता है कि हमारा जो वाटर लॉस है वो कम हो जाता है। वाटर लॉस इस वजह से कम हो जाता है क्योंकि वो रिजेस के साथ एक तो इनफिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, दूसरा होता है रिडक्शन इन इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की भी रिडक्शन जो है वो हो जाती है। फिर है ग्रास बैरियर्स। हम ग्रास बैरियर्स भी लगा देंगे, जैसे जहां से हमें पता है कि यहाँ से हमारा रन ऑफ हो सकता है वहां पे हम ग्रासेस लगा देंगे, ताकि जो वाटर की इंटेंसिटी है वो कम हो जाए, उस ग्रास में अटक के जो है हमारी वाटर की इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी। फिर उसके बाद है मल्चिंग। हमें मल्चिंग भी करनी है, ऊपर से मतलब कवर कर देना है सरफेस को। तो वो होती है मल्चिंग की। मल्चिंग प्रोसेस जो है ये भी हमें क्या करती है, हमें बचाती है और हमें वाटर कंजर्व करने में हेल्पफुल होती है। अब कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं सॉइल और वाटर के कंजर्वेशन में। नंबर वन इज इनसफिशिएंट डाटा। हमारे पास सफिशिएंट जो डाटा जो प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास डाटा की कमी होने की वजह से हमें दिक्कतें आती हैं सॉइल और वाटर कंजर्वेशन की। कुछ एरियाज हैं जो अभी हमने नहीं जज किए हैं जहां पे हमारी सॉइल और वाटर इरोजन जो है वो हो रही है। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसीज। कुछ गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो कि हमारी इस प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ा देती हैं, मतलब कि हम वहां पे ये चीज, ये स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकते स्ट्रक्चर्स की। तो वो कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो हमें वाटर सॉइल कंजर्व करने से रोकती हैं। फिर है हमारे पास अब फैसिलिटी और फंड अवेलेबल नहीं होता है, गवर्नमेंट हमें उस पर कुछ सब्सिडी नहीं देती है। ठीक है, कई लोग तो हैं जो ठीक है जिनके पास अच्छा लैंड है वो तो कर सकते हैं, पर जिनके पास मार्जिनल फार्मर्स जो हैं वो कैसे इरोजन रोकेंगे, उनको भी तो पैसे की जरूरत है। वो पैसा कहाँ से आएगा, अगर उनको गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड कर दे तो सब्सिडी वगैरह से वो लोग जो हैं वो कर सकते हैं अपना काम, पर उनको फंड और फैसिलिटी दोनों अवेलेबल नहीं है। फिर है फार्मर्स जो है उनका लिटरेसी लेवल जो है कम है, तो उनको नहीं पता होता है कि कैसे मैनेज करना है। तो वो लिटरेसी रेट जो है वो भी एक दिक्कत देता है फार्मर्स के लिए। फिर उसके बाद है इनसफिशिएंट अवेयरनेस एंड कंसर्न। ना ही लोगों को मतलब है ना उनको अवेयरनेस है इस चीज के बारे में ज्यादा, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस। उनके पास कुछ प्रॉब्लम का उनको अगर जजमेंट भी हो जाए कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऐसी अप्रोच नहीं है जिससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। उसके बाद है गवर्नमेंट की कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि इन चीजों को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है जी, तो इन सारी चीजों की वजह से जो है ये जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सॉइल एंड वाटर इरोजन।
So that's all about the topic. Thank you so much to Manish.